Hello everyone. So today I'll discuss with you some of the topics which are really important for your chemistry paper. So आप देखोगे कि जैसे हमारे पास जो CBSE ने पेपर हमें इस बार जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया है. तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जैसे हमारे पास पहले 16 चैप्टर थे, अब टोटल 14 चैप्टर हो गए हैं. तो उसमें से केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, हमारे पास जो जर्नल प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर था वो हमारे पास कम्प्लीटली मतलब हमारे पास डिलीट हो गए हैं वो वाले चैप्टर्स. तो आप यहाँ पे अब अगर देखोगे हमारे पास कि मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. मतलब कंप्लीट चैप्टर भी अगर ना पढ़ो तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अगर आप पढ़ के चले जाते हो तो आपके पास आप कैसे उनको प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से. ठीक है. तो अगर मैं एक बात करूँ, हमें 70 में से पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 23. ठीक है. अगर हम 23 पासिंग मार्क्स हमें चाहिए, अगर लेट्स सपोज हम ज़्यादा कुछ ना करके सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री तक के 5 यूनिट भी पढ़ जाएँ मतलब अच्छे से, तो हम पास होने लायक तो 23 मार्क्स तो वहीं से ले सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं अगर हमारे पास पी ब्लॉक, D&F एंड कोऑर्डिनेशन, इनमें से 19 मार्क्स हम ले सकते हैं. तो 19 नहीं तो हम 15 तक या 13 14 की रेंज तक तो खुद को खींच सकते हैं. बिकॉज ये तीनों चैप्टर थियोरेटिकल हैं. यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन नहीं लर्न करनी है, हमें कोई आइसोमरिज्म नहीं याद करने हैं. ठीक है. बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये वाले. ठीक है. ऑर्गेनिक का हम मान लेते हैं, चलो एलो अल्केन अल्कोहल फिनोल एल्डिहाइड अमीन्स में से हमें कुछ रिएक्शंस याद करनी पड़ती हैं. बट उनकी भी एक ट्रिक्स हैं कि अगर आप रिएक्शंस को छोड़ के जो बाकी का पोर्शन है थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि लर्न तो हम सब कर सकते हैं, हमें लर्न करने में तो कोई चीज़ों को याद रखने में तो कोई इशू नहीं है. चलो रिएक्शंस हमें लिख के करनी पड़ेंगी, उनका हम मान लेते हैं, बट जो बाकी चीज़ें उनको तो हम अच्छे से कर सकते हैं. तो अब हम बात करें तो अगर आप, मैं जो आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर आप इन ट्रिक्स के तरीके से चलोगे तो आप, मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप यहाँ से आराम से, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अब 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 में से आप 60 तक तो बहुत आराम से आप मार्क्स ले सकते हो. 60 मतलब अगर आप जितना, मैं जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से अगर चलते हो, अगर आप रिएक्शंस नहीं करते हो तो 50 तक तो आपको बहुत आराम से आप जा सकते हो, इतने मार्क्स तक तो. ठीक है. तो चलिए अब हम डिस्कस करती हूँ. मैं आपके साथ आज पहले 3 चैप्टर्स का डिस्कशन करूँगी. बाकी मैं नेक्स्ट वीडियोस में अगर जैसे आपके साथ में जो बोर्ड का पेपर आया है मैं उसका पैटर्न भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि पिछले साल से इस साल का पैटर्न चेंज हो गया हुआ है. तो वो आपके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, टॉपिक्स बताऊंगी जो रियली इंपॉर्टेंट है, उनको आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जाओगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं पेपर में तो. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम सॉलिड स्टेट के साथ. तो सॉलिड स्टेट में आप देखोगे आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, ये टॉपिक जो है आपको अपनी NCERT में, जैसे आप पहले 2 पेजेस पे देखोगे तो आपको वो एक टेबल बना हुआ मिल जाएगा. वो टेबल में सब हर चीज़ का डिफाइन किया हुआ उन्होंने कि मॉलिक्यूलर, आयनिक, जो आपके पास कोवलेंट है, मेटालिक सॉलिड्स हैं, वो सॉलिड्स क्या क्या है. देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एलिमेंट्री आइडिया. एलिमेंट्री आइडिया का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ जो ध्यान रखनी है चीज़ें, वो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो टेबल की इसकी जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल्स हैं, और जो उनके बीच की फोर्सेस हैं हमें उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो चीज़ों का ध्यान रखना है. आफ्टरवर्ड्स हम चलते हैं कि हमारे पास उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके बीच की फोर्सेस कौन सी हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि फोर्सेस कौन सी हैं, एग्जांपल क्या है, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे कैसे हैं. बिकॉज उन्होंने लिखा हुआ है एलिमेंट्री आइडिया, तो इतना आपको बेसिक एग्जांपल्स के साथ आपको आइडिया याद होना चाहिए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं हम, तो आपको एक तो सबसे पहले उनका जो डिफरेंस है कि हाउ टू डिफरेंशिएट अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज़ आती हैं अनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी. आपको उनका ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, बिकॉज क्रिस्टलाइन और अमरफस का क्वेश्चन MCQs में भी आ सकता है और आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिस. यूनिट सेल की आपकी बात करते हैं तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ यूनिट सेल निकालने का क्वेश्चन बहुत आराम से आता है. जैसे आपके पास जो Z की वैल्यू वाला जो आपके पास एक आता है कि Z की वैल्यू सिंपल क्यूब के लिए, BCC के लिए, FCC के लिए, तो वो आपको Z की वैल्यू याद रखनी है. मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कैसे रहती है. एक हमारे पास होता है सिंपल क्यूब, जैसे सिंपल क्यूब, एक होता है BCC, एक होता है FCC. तो सिंपल क्यूब के लिए देखें तो हमारे पास वैल्यू रहती है 1, यहाँ पे BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4. तो आपको ये वैल्यू की याद रखनी है. नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से न्यूमेरिकल कन्फर्म्ड है आना, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल.
तो यहाँ से आपके पास अगर हम लगा के चलें तो यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आराम से न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का आना है। और न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है कि आपको जैसे वो फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, तो आपको यहाँ से इतनी आपकी कमांड होनी चाहिए कि आपके पास आपको हर चीज़ कैलकुलेट करने का पता होना चाहिए कि अगर मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आ जाता है तो आपको ये फार्मूला कैसे घुमाना है, डी मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब अपॉन इंटू एन ए अपॉन जेड। जेड की वैल्यू मैंने आपके साथ पहले अभी डिस्कस करी है, तो जेड की वैल्यूज़ आपको वही याद रखनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें अगर जेड की वैल्यू निकालनी है तो हमें फार्मूला को कैसे घुमाना है, अगर हमें एम निकालना है तो फार्मूला कैसे घुमाना है, क्योंकि यही एक फार्मूला है जिसको हम घुमा के डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक और इसमें आता है कि आपके पास आपको दिया होता है जैसे कि आपके पास एक्स जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, वाई आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो आपके पास फार्मूला फॉर्मेशन कैसी होगी। दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आपके पास ये जो डेंसिटी वाला है, मतलब हमारे पास जो एक डेंसिटी वाला है ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके बता देती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, तो मैं उसके बाद आपके पास आ जाता है कि पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग इन सॉलिड्स में। तो आप देखिए पैकिंग इन सॉलिड्स में क्वेश्चन अगर आपको आता है तो जैसे पैकिंग एफिशिएंसी कौन से, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होगी, एफसीसी है तो उसमें कितनी होगी, आपको उनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूज़ याद रखनी है, बिकॉज पैकिंग एफिशिएंसी का नेक्स्ट सेपरेट न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको, उसका आपका राग आता है तो आपको एमसीक्यूज़ में आएगा, 1 मार्कर में आएगा, या न्यूमेरिकल के साथ ही उन्होंने कहीं 0.5 वाले पोर्शन में डाल दिया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वॉइड्स इन नंबर ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल, यही जो मैं आपको बता रही थी कि जो आपके पास फॉर्मूला फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स में आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास जैसे जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, स्कॉट की डिफेक्ट है, उन दोनों का डिफरेंस दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंकल और स्कॉट के डिफेक्ट का न्यूमेरिकल आपको एक कंफर्म याद रखना है। आपके पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स आपको याद रखने हैं। एक आपके पास आता है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास एफ सेंटर्स की फॉर्मेशन, और वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। एफ सेंटर्स की फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, वो जो आपके पास NaCl का क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कुछ टाइम रखने के बाद उसका जो कलर है वो फेंट क्यों जाता है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि वो आपके पास एफ सेंटर्स की फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं सॉल्यूशंस। देखिए जो मैंने आपको सॉलिड में बताए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हो तो आप 100% शॉर्टली लगा के चलो कि आपका कोई भी उसमें से न्यूमेरिकल या उस चैप्टर में से कोई भी चीज़ आप छोड़ के नहीं जाओगे, मतलब कि पेपर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशंस में। देखिए सॉल्यूशंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देखेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में हम ये बेसिक है, आप बेसिक आइडिया हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस की टाइप क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड सॉलिड। तो जो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम गैसेस में, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो हेनरी लॉ, आपके पास रॉल्ट लॉ। तो हेनरी लॉ का क्वेश्चन आपको पता है कि हेनरी लॉ का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, जिसमें आपके पास हेनरी लॉ की स्टेटमेंट, उसके सिग्निफिकेंसेस, उसकी एप्लीकेशंस, जो आपके पास एक एनसीईआरटी में आपके पास बना हुआ है, वहाँ पे बेंड्स किसको कहते हैं, अनॉक्सिया क्या होता है, ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, ये वाले टॉपिक्स हैं। जैसे हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ के आप हर एक चीज़ हेनरी लॉ की अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करो कि हेनरी लॉ का जो KH है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हेनरी लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, हेनरी लॉ के जो टर्म्स यूज़ होती हैं हेनरी लॉ में, वो उनका हर एक टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको डिफाइंड ही आएगा, मतलब अगर हम बात करें तो जैसे हेनरी लॉ का क्वेश्चन है वो आपको हेनरी लॉ की एप्लीकेशन आएगी या हेनरी लॉ का डिफाइन या उसका सिग्निफिकेंस आएगा। अब देखिए जैसे हेनरी लॉ की बात करते हैं हम, आज मैं आपके साथ 2 चैप्टर ही डिस्कस कर पाऊंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास 2-2 चैप्टर्स करके डिस्कस करती जाऊंगी, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी कि जो बोर्ड ने इस बार पेपर दिया हुआ तो उसके हिसाब से आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। आप इस चीज़ की शॉर्ट लगा के चलो कि अगर आप अच्छे से जैसे मैं बता रही हूँ उस चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे मार्क्स ले पाओगे। अब देखिए हेनरी लॉ का आपके पास आ गया, उसके बाद आता है आपका रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ में आपके पास
जो उसका एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉल्ड लॉ का एक्सप्रेशन आपने एक बार लिख के देखना है, वहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर कैसा होता है, आइडियल बिहेवियर में जो कर्व है वो कैसी बनती है, आइडियल बिहेवियर का रीज़न क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है, कौन से कंपाउंड्स आइडियल बिहेवियर शो करेंगे, कौन से मिक्सचर्स होंगे जो आइडियल बिहेवियर शो करेंगे। आफ्टरवर्ड्स आपके पास जैसे नॉन आइडियल है तो नॉन आइडियल में ग्राफ कैसे जाता है वो आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस का क्या रिस्पॉन्स रहता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल्स क्या हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में फोर्सेस का कैसे काम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आफ्टरवर्ड्स क्या है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपको जो डिफरेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक तो उनके जो ग्राफ होंगे, जैसे जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो ग्राफ्स के साथ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ वहाँ पे जो उन्होंने डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं जो उनके फार्मूला बनते हैं। आप कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे उसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूले में आपको वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना या वहाँ से के बी के सी के एफ की के उसकी वैल्यू निकालना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके सारे फार्मूलाज़ को एक पेज पे लिख लीजिए और देखिए कि जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ उसके अंदर दे रखी हैं आप हर एक टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग फार्मूले को घुमा पा रहे हो कि नहीं घुमा पा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। जैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो आपको वहाँ पे डेल्टा टी एफ निकालना होता है, कई बार के एफ निकालना होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे बॉइलिंग पॉइंट है तो डेल्टा टी बी और टी बी के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, देखिए नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आपने ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो पाई इज इक्वल टू सी आर टी टर्म आती है उसका आप अच्छे से उसको पढ़ के जाओ उसकी, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन अलग से बन जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अलग बन जाता है, न्यूमेरिकल अलग बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये वही मैं आपको बता रही थी कि जो अगर फॉर्मूला है फॉर्मूले में अगर एम निकालना है तो आप एम को कैसे निकालोगे। तो इसीलिए जितनी भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके फार्मूलाज को एक बार पेज पे लिखिए और देखिए कि फार्मूले में जो भी टर्मिनोलॉजी है अगर उस टर्मिनोलॉजी को निकालना है तो बाकी फार्मूला हम कैसे घुमाएंगे। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यूनिट्स को नहीं भूलना है। अगर आप यूनिट्स भूलते हो तो आपके डायरेक्टली 1 जैसे अगर हमारे पास 2 मार्क का न्यूमेरिकल है सपोज और आपने पूरा न्यूमेरिकल सही लिखा है तो भी आपको 1.5 मिलेंगे अगर आपने वहाँ पे यूनिट्स को छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है यूनिट्स नहीं लिखे हैं तो आपको वहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0.5 आपके कट जाएंगे अगर आप यूनिट्स भूल जाते हो। तो आप चाहे सॉलिड स्टेट कर रहे हो चाहे सॉल्यूशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको यूनिट्स का बहुत प्रॉपरली ध्यान रख के चलना है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट की वीडियोस में आपके साथ मैं पेपर भी डिस्कस करूँगी जो बोर्ड ने दिया हुआ है और ये चैप्टर्स की मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताती चलूँगी। थैंक यू।